नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं ओडिशा के मशहूर गोल्डन ट्रायंगल की ओर और जानते हैं कि क्यों हजारों साल बाद भी कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत की सबसे शानदार कलाकृतियों में से एक माना जाता है। तो इस 3 दिन की यात्रा के हर पहलू को बारीकी से समझते हैं। वाह, क्या खूब कहा है। ये लाइनें कोणार्क की शान को एकदम सही बयां करती हैं। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि पत्थर पर लिखी गई एक पूरी की पूरी कहानी है। और इस सफर में हम देखेंगे कि कैसे इसकी हर दीवार, हर पहिया कुछ कहता है। तो इसकी कहानी शुरू होती है 13वीं सदी से। उस समय पूर्वी गंग वंश के महान राजा नरसिंहदेव प्रथम ने इसे बनवाया था। ये मंदिर सूर्यदेव को समर्पित है और इसकी कल्पना ही अपने आप में अनोखी है। एक बहुत बड़ा रथ जो मानो आसमान में उड़ रहा हो। अच्छा, इसका एक और बड़ा मजेदार नाम है ब्लैक पगोडा। ये नाम इसे सदियों पहले यूरोप के नाविकों ने दिया था। असल में जब वो बंगाल की खाड़ी से गुजरते थे तो उन्हें मंदिर का विशाल गहरे रंग का शिखर दूर से ही दिख जाता था और वो इसे एक लैंडमार्क की तरह इस्तेमाल करते थे। अब बात करते हैं इसकी बनावट की, जो सच में दिमाग चकरा देती है। मंदिर के बेस पर पत्थर के 12 जोड़ी विशाल पहिए बने हैं जो साल के 12 महीनों को दिखाते हैं। लेकिन ये सिर्फ पहिए नहीं है, ये असल में धूप घड़ी है। जी हाँ, इनकी तीलियों पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो परछाई से दिन के सही समय का पता चल जाता है। मतलब कला और विज्ञान का ऐसा संगम कमाल है। और सोचिए, इस पत्थर के विशाल रथ को खींच कौन रहा है? 7 ताकतवर घोड़े जो हफ्ते के 7 दिनों के प्रतीक हैं। मतलब पूरी की पूरी संरचना ऐसी लगती है जैसे सूर्यदेव का रथ सच में समय के पार जा रहा हो। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है मंदिरों का शहर भुवनेश्वर, जिसे ओडिशा के गोल्डन ट्रायंगल का एंट्री पॉइंट भी कहा जाता है। तो पहले दिन का प्लान कुछ ऐसा है। भुवनेश्वर पहुंचते ही होटल में चेक इन करके सीधा निकल पड़ना है शहर की ऐतिहासिक धरोहरों को देखने। यहाँ हजारों साल पुराने मंदिर हैं, रहस्यमयी गुफाएं हैं और चहल पहल वाले बाजार हैं जो बस इंतजार कर रहे हैं। और भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर यूं ही नहीं कहते। यहाँ एक से बढ़कर एक जगहें हैं। विशाल लिंगराज मंदिर की भव्यता देखिए, मुक्तेश्वर मंदिर की बारीक नक्काशी देखिए और फिर उदयगिरी खंडगिरी की प्राचीन जैन गुफाओं में जाइए। हर पत्थर कुछ ना कुछ कहता है। और जाहिर है, घूमने फिरने के बाद भूख तो लगेगी ही। किसी भी जगह को जानने का सबसे अच्छा तरीका होता है वहाँ का खाना। यहाँ की पारंपरिक ओडिया थाली जरूर ट्राई करें। इसमें दालमा और फिश करी जैसे व्यंजन और छिना पोड़ा और रसगुल्ले जैसी मिठाइयाँ होती हैं। और अब आता है दूसरा दिन, वो दिन जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था। आज का सफर हमें सीधा उस वर्ल्ड हेरिटेज साइट तक लेके जाएगा जो इस पूरी यात्रा का दिल है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। भुवनेश्वर से कोणार्क का रास्ता कोई ज्यादा लंबा नहीं है, करीब 65 किलोमीटर का है। मतलब 2 घंटे की एक बहुत ही खूबसूरत ड्राइव जो आपको सीधे इतिहास के पन्नों में ले जाएगी। दूसरा दिन एकदम पैक्ड है। सबसे पहले तो जी भर के सूर्य मंदिर को देखना है। फिर पास में ही ASI म्यूजियम है जहां खुदाई में मिली असली मूर्तियां रखी हैं। शाम को रंगीन लाइट एंड साउंड शो मंदिर के इतिहास को जिंदा कर देता है। और इसके बाद हम निकलेंगे आध्यात्मिक शहर पुरी की ओर। हाँ, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि मंदिर कब जाना चाहिए, सुबह या शाम। सच कहूँ तो दोनों ही वक्त अपने आप में खास हैं। सुबह सूरज की पहली किरणें जब पत्थरों पर पड़ती हैं तो नक्काशी सोने की तरह चमक उठती है। और शाम को सूर्यास्त के समय पूरा मंदिर एक शांत नारंगी रोशनी में नहा जाता है। और हाँ, सूरज ढलने के बाद यहाँ का अनुभव खत्म नहीं होता। शाम का लाइट एंड साउंड शो तो बिल्कुल मिस करने वाला नहीं है। ये एक शानदार ऑडियो विजुअल कहानी के जरिए मंदिर के बनने और उससे जुड़ी कथाओं को फिर से जिंदा कर देता है। चलिए अब इस सफर के आखिरी दिन पर चलते हैं, यानी तीसरा दिन। ये दिन पुरी के आध्यात्मिक माहौल को महसूस करने और फिर वापसी की तैयारी का है। तीसरे दिन की सुबह सुबह भगवान जगन्नाथ के दर्शन से बेहतर शुरुआत और क्या हो सकती है। इसके बाद पुरी के शांत बीच पर सूर्योदय का नजारा और फिर एक बढ़िया सा लोकल नाश्ता करके भुवनेश्वर वापसी का सफर शुरू होता है। हाँ, एक बहुत जरूरी टिप, अगर पुरी के जगन्नाथ मंदिर जाने का प्लान है तो वहाँ के ड्रेस कोड का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए अपनी तैयारी करते समय इस बात को जरूर याद रखें।
तो ये तो हो गया पूरा 3 दिन का प्लान। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल चीजों की जो इस सफर को और भी आसान और यादगार बना देंगी। तो सवाल उठता है कि जाने का सबसे बढ़िया मौसम कौन सा है। देखिए, अक्टूबर से मार्च का समय एकदम परफेक्ट है। मौसम ठंडा और सुहावना होता है जो घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छा है। जून से सितंबर के बीच मॉनसून में भारी बारिश होती है, तो उस समय जाने से बचना बेहतर है। अच्छा, एक जिम्मेदार टूरिस्ट होने के नाते कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, जैसे मंदिर के अंदर जूते चप्पल उतारना और मूर्तियों को हाथ न लगाना। इतिहास को अच्छे से समझने के लिए एक लोकल गाइड हायर करना बहुत अच्छा आइडिया है। और हाँ, यहाँ ड्रोन उड़ाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। और हाँ, निकलने से पहले एक छोटी सी चेकलिस्ट बना लेना हमेशा अच्छा रहता है। अपनी कोई सरकारी आईडी जैसे आधार या पासपोर्ट जरूर रखें, साथ में होटल बुकिंग का कंफर्मेशन। और हाँ, एक अच्छा ट्रैवल इंश्योरेंस करवाना भी एक समझदारी भरा कदम है। अब सवाल ये है कि कोणार्क पहुंचा कैसे जाए। इसके लिए 3 मेन ऑप्शन है। सबसे आसान तरीका है भुवनेश्वर एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट लेना, जो सिर्फ 65 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा पुरी या भुवनेश्वर तक ट्रेन से भी आ सकते हैं और फिर वहां से सड़क के रास्ते आगे बढ़ सकते हैं। और अगर किसी के पास थोड़ा और टाइम हो तो कुछ और चीजें भी हैं जो की जा सकती हैं, जैसे कि दिसंबर में होने वाला मशहूर कोणार्क डाउन्स फेस्टिवल, या फिर पास के इको रिट्रीट में एक शांत बीच स्टे का मजा भी लिया जा सकता है। तो ये पत्थर का रथ, ये समय, कला और भक्ति की ना जाने कितनी कहानी अपने अंदर समेटे हुए है। सवाल बस इतना है कि जब कोई वहां खड़ा होगा तो इन दीवारों में गूंजती हजारों कहानियों में से कौन सी कहानी उसे सबसे ज्यादा अपनी लगेगी। अधिक जानकारी और अमेजिंग टूर पैकेज के लिए विजिट करें www.jullutrip.com। कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 888-170-5500 पर।